हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। आज ग्रुप 2 में एक इम्पॉर्टेंट मैच खेला जाना था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, जो डिसाइड करती बांग्लादेश का फ्यूचर और इंडिया का फेट कि वो आगे इस टूर्नामेंट में किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये जो मैच था, ये दोनों में से जो भी टीमें आज जीतती ये सीधा टेबल के टॉप पे पहुंच जाती। भले ही कुछ समय के लिए पहुंचती, लेकिन पहुंच जरूर जाती। और ये मैच को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया बांग्लादेश की टीम ने, मैं ये कहूँगा। इंडिया बिट्स एंड पीसेस में अच्छा क्रिकेट खेली और एक जो स्टार्ट उनको जो मिला वो उतना अच्छा स्टार्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम केएल राहुल, ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम सूर्य कुमार यादव एंड ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम आपके विराट कोहली। ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप है ये विराट कोहली के ही नाम है और विराट कोहली के लिए ही ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया है। जिस तरीके से फॉर्म में है, मुझे कोई हैरानगी नहीं है। हैरानगी कुछ लोगों को हो रही है कि ऐसा कैसे खेल सकता है बॉस, वो ऐसे ही खेलता था। वो जो बीच के आप 2 से 3 साल आप निकाल दोगे 2019 से 2021 का, वो ऐसी तरीके से खेलता था कि किसी भी सीरीज में वो खेल रहा होता है तो वो पूरा वही छाया रहता था, वही लाइमलाइट में रहता था। और वो पूरी की पूरी तरीके से उसने अपने आप को रिवाइव कर लिया है, पूरी की पूरी तरह से उसने अपने आप को एक रीयूनाइट किया है, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया है और वर्ल्ड को वो शो कर रहा है कि व्हाट आई एम, हु द हेल आई एम एंड व्हाट द हेल आई एम कैपेबल ऑफ। सो जो मास्टर क्लास वो दिखा रहे हैं, ये यंगस्टर्स के लिए स्पेशली सीखने वाली बात है कि किस तरीके से आपको इनिंग्स को बिल्ड करना है, किस तरीके से आपको इनिंग को आगे लेके चलना है और जो आपको रोल दिया जाए टीम में वो रोल पे आप स्ट्रिक्ट रहें। जो मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट जो विराट कोहली से डिमांड करती है कि वो एक एंकर रोल निभाएं टीम के अंदर। उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स होंगे, चाहे वो केएल राहुल हो, रोहित शर्मा हो या फिर आपके हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव हो, वो स्ट्राइक करें ज़्यादा, वो तेज़ी से रन बनाएं और विराट कोहली एक इन पर खड़े रहें और ये एश्योर करें कि इंडिया एक हेल्दी टोटल पर पहुँचे, एक विनिंग टोटल पर पहुँच जाए। उसके बाद वो जितने भी रन चाहें वहां से वो बटोर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ऑलमोस्ट मतलब टीम इंडिया 140-50 रन पर पहुंच गई थी और बहुत मुश्किल से लग रहा था कि 160-70 पे पहुंचेगी, लेकिन फिर वहां से जो एक्सेलरेट किया आपके विराट कोहली ने स्पेशली जो 19th ओवर पे जो लास्ट 2 बॉलों पर, 19th ओवर विराट कोहली का फेवरेट होते जा रहा है और वो लास्ट 2 बॉलें भी, हारिस रॉफ को भी उन्होंने लास्ट 19 ओवर के 5वें और 6वें बॉल पे 2 छक्के मारे थे और आज के मैच में भी उन्होंने एक बाउंड्री और फिर एक 6 लगाया और सीधा इंडिया का जो टोटल था वो 170 के पार गया। उसके बाद फिर अगली ओवर में अश्विन ने अपने हाथ खोले, बाउंसर पे एक पुल करके छक्का लगाया, फिर स्ट्रेट डाउन लॉफ्ट किया शॉट को और वो जिस तरीके से नवाज को स्पिनर को उन्होंने लॉफ्ट किया था उसी तरीके की आज गेंद थी। लेकिन यहाँ पर आज पेसर थे हसन महमूद, तो उन्होंने उनके गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट लॉफ्ट किया और वो फिर एक बाउंड्री मिली वहाँ से। तो टोटल इंडिया का 180 पार हो गया और फिर लास्ट ओवर में एक आध सिंगल डबल निकाल करके 184 के पास आसपास इंडिया पहुंच गई। तो यहाँ पर इस मोमेंट पर लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच को आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस सीरीज़ में कि वो कुछ परफॉर्म करेगी, क्योंकि पूरी टीम उनकी बर्बाद है। मतलब कोई भी आ रहा है, कोई भी किसी ऑर्डर में खेल रहा है, कभी सौम्य सरकार आ जाते हैं तो कभी शांतो आ जाते हैं, तो फिर कभी आपके मुसद्दक हुसैन को 3-4 पे भेजा जा रहा है, तो कभी यासिर अली को भेजा जा रहा है। किसी का भी यहाँ पर फिक्स्ड ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर नहीं है, तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन लिटन दास कुछ और सोच कर आए हुए थे, लिटन दास ने कुछ और भी प्लान कर रखा था और जिस तरीके से उन्होंने इनिंग को खेला है आज, वो इनिंग बॉस दुआ करिए कि उस तरीके की इनिंग वो किसी और के साथ ना खेल जाए, क्योंकि वो मैच निकाल कर ले जाएगा सिंगल हैंडेडली। और लिटन दास खेलता भी ऐसा ही है, वो उसको बैक नहीं किया जाता है, उसको परमानेंट स्लॉट नहीं दिया जाता। नहीं तो लिटन दास इज योर गो टू प्लेयर फॉर एनी फॉर्मेट। टेस्ट उठा लो, वनडे उठा लो, T20 उठा लो। आई डोंट नो उसके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या नहीं है, मैं उस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे अंदर थॉट्स तो बहुत सारे हैं कि हाँ, एज ही इज़ बीइंग ए हिंदू he might not getting proper chance और proper चीज़ें जो उनको मिलनी चाहिए
वो उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वरना ये स्टैम्प अथॉरिटी वाला प्लेयर है, ये अगर एक बार अपना खूंटा गाड़ दे, सिर्फ इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि ये कंसिस्टेंट नहीं खेल पा रहा है जिस तरह, क्योंकि और वो कंसिस्टेंट का रीज़न भी है ना यार कि आप उसको मौका नहीं दे रहे हो। आप उसको फिक्स कर दो नंबर स्लॉट बॉस कि आप यहाँ पे खेलोगे मेरे प्लेयर। तो ये अगर बांग्लादेश कर लेती है तो बिलीव मी ये एक आध अपसेट जरूर करती थी इस सीरीज में अभी तक वर्ल्ड कप में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज ये ऑलमोस्ट क्लोज आ गए थे मैच, तो मुझे लगा था कि ऑलमोस्ट बांग्लादेश जीत चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश आई थी और लिटन दास ने 66 रन पे अपने 66 रन टीम के 66 रन पे उन्होंने खुद 60 रन के आसपास बना लिया था। तो सोच सकते हैं क्या उनकी फॉर्म रही होगी, क्या उनके डायनामिक्स रहे होंगे, और क्या उनकी कंसंट्रेशन रही होगी, और क्या उनकी एग्रेसिवनेस रही होगी इस इनिंग के प्रति। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। ऐसा भी नहीं था कि हाँ कमज़ोर बॉलर अर्शदीप है, यंगस्टर है, न्यू प्लेयर है तो उसके अगेंस्ट में चार्ज कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को आप पहला ओवर में भुवनेश्वर कुमार का देखिए और तीसरा ओवर भुवनेश्वर कुमार के इनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडियन इनिंग की, तो तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार को वो चार्जअप किया कि वहाँ से टीम इंडिया बिल्कुल पूरी तरह से हिल गई। चौथे ओवर में फिर उन्होंने चौथे या पाँचवें ओवर में सामी को उन्होंने चार्ज किया, और सामी को भी उन्होंने बहुत ही तगड़ी पिटाई में पड़ी उनको, और बांग्लादेश ऑलमोस्ट चौथे या पाँचवें ओवर पे ही 50 रन बना चुका था। वो तो सातवें ओवर में आपके अक्षर पटेल ने बॉलिंग करना है और सिर्फ उस ओवर में 6 रन दिए, नहीं तो ये टोटल उनका मतलब 6 ओवर में 60 रन वो पहुंच चुके थे। सातवें ओवर पे वो 66 तक पहुंचे थे, और वहाँ पे बारिश आई थी। उस जगह पर बांग्लादेश, अगर वो मैच नहीं होता तो बांग्लादेश क्लियर कट विनर था। बांग्लादेश को सिर्फ 49 रन चाहिए थे डकवर्थ लुईस के हिसाब से एट द एंड ऑफ 7th ओवर, बट बांग्लादेश वाज वे अहेड, ऑलमोस्ट 19-20 रन के आसपास वो अहेड थी, जो रन रिक्वायर्ड थे एक्चुअल में। तो बांग्लादेश की तरफ से किसी ने भी परफॉर्मेंस नहीं किया है, मतलब 67 रन उन्होंने बनाया। एक तरफ आप 67 रन काउंट करिए, और उसके उपरांत आप दूसरे साइड अगर काउंट करेंगे तो पूरी टीम ने मिलकर के 70 रन के आसपास बनाया होगा। तो टोटल मतलब वही 70-75 रन के आसपास बनाया है, और एक तरफ 65 रन बनाया है, तो टोटल 140-145 तक गए हैं ये लोग। वरना कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। नीचे डाउन द ऑर्डर में आपके सोहन जो उनके विकेट कीपर हैं, उन्होंने थोड़ी पावरफुल इनिंग खेली। तस्किन अहमद बीच में आकर खेले, लेकिन वो उतनी अंत में इतने रन्स बनाने रह गए थे कि वो एक समय पे लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत क्लोज आए। मतलब ये हाल ये तक का था कि लास्ट बॉल पर 7 रन जीतने के लिए चाहिए था। अगर छक्का पड़ जाता तो फिर सुपर ओवर की भी नौबत आ सकती थी, लेकिन अर्शदीप ने वहाँ इंश्योर कराया कि कोई सुपर ओवर नहीं होगा। एक आध हिट चल जाती है, एक आध हिट पड़ जाती है, लेकिन अर्शदीप उस टाइप के बॉलर नहीं है कि आप उसको हर बॉल पे मार सकते हैं, क्योंकि वो दिमाग से लगाता है। अब आते हैं आज के जो हमारे मैच में इंडियन टीम ने कैसे वापसी की और कहाँ पर किस तरीके से बांग्लादेश को घेरा लगाया या फिर उनको कुशन उनके ऊपर लगाया। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं केएल राहुल से। रोहित शर्मा उस तरीके के टच में नज़र नहीं आ रहे हैं जैसा कि वो पहले नज़र आते थे, लेकिन इस इनिंग में भी रोहित शर्मा को एक जीवन दान भी मिला, उसके बाद भी वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और अगली ही ओवर में शायद हसन महमूद की ओवर में कीपर को कैच दे बैठे, और वहाँ पर वो कीपर को नहीं, पॉइंट में कैच दिया उन्होंने, पॉइंट में कैच दिया, और उसके बाद फिर वो आउट होकर चले गए। वहाँ पर फिर एंट्री होती है हमारे सुपर वी थर्ड हाफ सेंचुरी ऑफ दिस सीरीज, इसलिए 3 बार। तो सुपर वी की एंट्री होती है, और सुपर वी जब खेलने आते हैं तो उस फ्लो में नज़र नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग में कि हाँ लग रहा है कि ये एक एक्सपीरियंस और क्लासिक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। मतलब हिट कर रहे थे, या तो वो कैच स्लिप के ऊपर से निकल गई, फिर एक आध बार पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में प्लेयर के ऊपर से निकल गई, जंप भी लगाया उन्होंने कैच करने का, लेकिन हुआ नहीं वहाँ पे। उसके बाद जो इनिंग आज केएल राहुल ने खेली है, मतलब 4 या 5 छक्के उन्होंने जो मारे हैं, जो उसने पिकअप शॉट खेला है ना अपना, वो बेस्ट शॉट है यार। मतलब आप जाकर देखो कि बॉस उसमें क्या पोटेंशियल है, क्यों मैनेजमेंट उसको बैक करती है, वो उसका आज सबूत दिया उसने। अगर वो 2-3 ओवर और खेल जाता तो बिलीव मी आज इंडिया 220-215 रन टच कर जाती, लेकिन अनलकी रहे वो। खराब गेंद, नथिंग बॉल था वो, नथिंग शॉट था भी, वो दोनों था, वो नथिंग बॉल नथिंग शॉट, और उस बॉल पर वो आउट होकर के वो पुल कर रहे थे, शॉर्ट आर्म जैब जिसको बोलते हैं, शॉर्ट आर्म पुल कर रहे थे वो, और वो टॉप एज लग करके सीधा 45 डिग्री एंगल लेफ्ट लेग साइड पर, थर्ड मतलब शॉर्ट लेग आप बोल सकते हैं उसे,
शॉर्ट फाइन लेग बोल सकते हैं उसे, आप वहाँ पर जाकर के कैच आउट हो गए। उसके बाद फिर इंडिया का जो नेक्स्ट सुपरस्टार है सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है। लेकिन जो इनिंग आज खेली है केएल राहुल ने, वो इंडियन टीम की जो अथॉरिटी थी, वो इस इनिंग के से मैं अब श्योर हूँ कि हाँ, अब एक ओपनर हमारा फॉर्म में धीरे धीरे लौट रहा है। दूसरा ओपनर अगर रोहित शर्मा आ जाए तो फिर ये टीम पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन रोहित शर्मा मेरे ख्याल से बड़े ओकेजन का प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है। जब भी वो इंडिया नॉकआउट में आएगी, रोहित शर्मा जरूर परफॉर्म करेगा, आप ये चीज़ देख लेना। वो जी जान लगा देगा, लेकिन वो फॉर्म में जरूर आएगा। तो केएल राहुल ने 30-31 गेंदे पर अपने 50 रन पूरे किए और सारे पेसर्स के ऊपर उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए 3-4 छक्के, एक तो जो छक्का उसने पॉइंट की ओर ऊपर से जो मारा था ना, वो भी माइंड बॉगलिंग था बॉस। मतलब उस तरीके के शॉट्स आप बहुत ही रेयर देखते हैं किसी भी बैट्समैन से। लेकिन ये केएल राहुल का क्लास है कि वो बहुत ही ईजिली ये सब छक्के मार सकता है। उसको ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा ताकत या ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं होता। उसके बैट में बस बॉल कनेक्ट होना चाहिए, वो 6 हो जाती है। तो केएल राहुल ने अपना मास्टर क्लास आज यहाँ पर हम लोगों को शो किया। एक हम लोगों को सेंस ऑफ बिलीफ भी दिया कि ओपनर के तौर पर मैं ही रहूँगा आपका। बहुत सारे अटकलें लगा रही थी, बहुत सारे लोग उसके ऊपर लगा रहे थे कि केएल राहुल क्यों टीम में है, उसको बिठा देना चाहिए, पंत को मौका देना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि केएल राहुल आपका मेन इंग्रेडिएंट है, उसको आप बाहर मत निकालो। क्योंकि जिस दिन वो परफॉर्म करना चालू करेगा, वो सिंगल हैंडेडली आपको मैच निकाल करके देगा। पंत में ये चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती है। पंत मतलब कभी भी 2 छक्का या 1 चौका लगाया, उसके बाद फिर वो आउट होकर चला जाता है। उसके 50s भी मेरे ख्याल से पंत के नहीं होंगे T20s में यार। लेकिन केएल राहुल का आप देखो, आज ये 20वां या 21वां 50 है। अगर आपका फॉर्म लग गया है ना, लग रहा है, तो आप उसको कैरी करो, 50, 60, 70, 80 पे लेके जाओ। लेकिन पंत के साथ ऐसा नहीं। पंत 1 छक्का 2 छक्का लगाएंगे, तीसरी बॉल स्ट्रेट खड़ी करके वो चले जाते हैं। तो ये चीज़ें पंत को सीखना होगा। उनका भी समय आएगा यार, कि आपका दिनेश कार्तिक जब ये टूर्नामेंट के बाद रिटायर होंगे, उनका भी समय आएगा, वो ही कीपर होंगे और वही उनको ही मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पंत को भी सीखने की ज़रूरत है कि कैसे इनिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे प्रेशर को बिल्डअप करना है। पंत टाइप का प्लेयर हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रूम कर लिया है सूर्य कुमार यादव के तौर पे। उसको रोल दे दिया गया है, वो चीज़ वही रोल पंत को मिलना है कि बॉस आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सामने विकेट गिर रही है कि नहीं गिर रही, कौन कैसा खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है। आप अपना जो मोमेंटम है उसको कैरी फॉरवर्ड करिए और आप जब तक खड़े रहोगे, आप तबाही मचाते रहोगे। ये क्लियर कट मैसेज है सूर्य कुमार यादव को, वरना वो इतने रिस्क लेकर के कभी नहीं खेलेगा। मतलब वो ये बात सोचिए कि वो अपना कैरियर दांव पे लगा करके आपको इतने ब्यूटीफुल हिटेज और इतने ब्यूटीफुल इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करके देता है। वरना आज के डेट में हर आदमी यही तिगड़ा में लगा है कि बॉस मेरे को अपने रन बनाने हैं और मैं टीम में जगह बना रहा हूँ। लेकिन उसने जब तक टीम मैनेजमेंट की ये बैकअप नहीं आती है ना, जब तक टीम मैनेजमेंट की ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब तक इस तरीके का प्लेयर कोई भी खेल नहीं मतलब खड़ा नहीं, छोड़िए खेल भी नहीं सकता है। तो टीम मैनेजमेंट का बहुत ज़बरदस्त बैकअप है आपको सूर्य कुमार यादव को कि उसको लाइसेंस दे दिया गया है। तो आज भी सूर्य कुमार यादव ने उसी तरीके से आया और 15 बॉलों पर 30 रन आसपास वो बना चुका था। लेकिन साकिब अल हसन के एक कटर बॉल पर वो तेज कटर उसने साकिब अल हसन ने फेंका और वो कट करने के लिए जैसे गए तो वो बीट हो गए पेस में और वो सीधा क्लीन अप बोल्ड हो गए। तो वहाँ पर इंडिया को एक काफ़ी बड़ा झटका मिलता है। जो स्कोर इंडिया 200 के आसपास का देख रहा था, फिर वो खिंच करके 160-170 पे आ जाता है। वहाँ पर पंड्या के फिर विकेट गिरने पर पंड्या होता है। इस मैच से या इस सीरीज़ से मैं पंड्या से काफ़ी नाखुश हूँ, क्योंकि पंड्या को हम लोग देखते हैं कि वो बैटिंग से तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, बॉलिंग से अगर जिस दिन करता है उस दिन उसका हम लोग ऑलराउंडर को तरजीह उसको दे देते हैं। लेकिन पंड्या का बैटिंग वाइज मुझे इस सीरीज़ में कोई भी उतना खास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट पाकिस्तान वाले मैच को। वहाँ पर भी वो मैच को ऑलमोस्ट फंसा गए थे। वो विराट कोहली की ब्रिलियंस थी या विराट कोहली की, आप जो भी बोल लीजिए, जो भी इस पर स्क्रिप्ट लिखा हुआ था कि विराट कोहली ही हीरो बनेगा इस मैच का, वो जो भी बोल लीजिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पांड्या का वो जो सिल्की टच है, जो पांड्या का जो क्लास है, जो पांड्या का जो हार्ड हिटिंग है ना, वो नज़र नहीं आ रहा है इस सीरीज़ में। इंडिया के लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न बहुत बनता जा रहा है, क्योंकि आपके पास सूर्य कुमार यादव के बाद हार्दिक पांड्या ही एक बैट्समैन है जिसमें हम रिलाई और ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो अक्षर पटेल और दिनेश कार्तिक, कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी आउट हो सकते हैं या कोई उन पे आप बड़ा दाव नहीं खेल सकते कि हाँ वो आपको 6 ओवर में 60-70 रन बना के दे सकता है। लेकिन पांड्या खड़ा है तो आपको 6 ओवर में 60 रन बना के दे सकता है वो। तो ये चीज़ें इंडिया के लिए कंसर्न है।
पांड्या को बहुत जल्दी फॉर्म में आना होगा, या फिर अपना जो सिल्की टच है ना वो लाना होगा कि बॉस मेरे को 5 बॉल ही मिल रहे हैं, लेकिन 5 बॉलों में 2 छक्का 3 छक्का लगा करके अपना काम कर दे रहा हूँ। ये वाला जो नॉक है पांड्या का, ये उसको आना बहुत ज़रूरत है, वरना नहीं आ पाएगा। उसके बाद फिर जब सारे प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, पांड्या भी आउट हो जाते हैं, फिर दिनेश कार्तिक एक आध बाउंड्री लगा करके वो भी रन आउट हो जाते हैं। वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, वो आपको पता ही है, और वो रन आउट होते हैं। उसके बाद फिर अक्षर पटेल आते हैं, वो भी एक बाउंड्री लेग साइड में ग्लांस करते हैं और फाइन लेग पे बाउंड्री एक मिलता है उनको। उसके बाद नेक्स्ट उसी ओवर में स्लो बॉल पर आपका वो जोर से मारने के प्रहार में मिस टाइम करते हैं और सीधी बॉल खड़ी हो जाती है और वो इजीली क्या कॉट आउट हो जाते हैं साकिब उल हसन के द्वारा। तो वहाँ पर टीम इंडिया को एक समय ऐसा लगता है कि बस अब टीम इंडिया 160 रन से ऊपर नहीं जा पाएगी, या 100 मैक्सिमम जाएगी तो 165 170 तक, इससे ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन वहाँ पर विराट कोहली और अश्विन ने ये एश्योर किया कि हम 180 के ऊपर जाएंगे और 185 तक खींच के ले गए। स्पेशली जो 19वां ओवर का जो 5वां और 6वां बॉल था वो आप जरूर देखें। ये विराट कोहली की स्पेशलिटी बनते जा रही है इस वर्ल्ड कप में कि वो 19वां पॉइंट जिस भी मैच में वो खड़े नॉट आउट रहे हैं, वो 19वां ओवर पे वो चार्जअप किए हैं। और जो वो शॉट्स लगाया है ना, जो वो 6 लगाया है 19वें मतलब 6वें बॉल पे 19वें ओवर के, वो 6 बॉस अद्भुत 6 था, प्योर टाइमिंग का 6 था वो। उसमें कोई ताकत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ टाइम किया था उसने। वो स्ट्रेट जो लॉफ्ट किया उसने कवर ड्राइव मतलब स्ट्रेट की तरफ, वो अद्भुत शॉट था। मतलब मैं उसको ये बोलूं कि वो शॉट्स बहुत ही कम लोग खेल सकते हैं और खेलते हुए इतना खूबसूरत लग सकते हैं, वो बहुत कम लोग आते हैं। वरना पावर हिटिंग तो बहुत पड़े हुए हैं यार, पावर हिटिंग से छक्के बहुत पड़ जाते हैं, लेकिन स्ट्रेट में जो वो क्लासिक छक्का मारा है वो बहुत अनबिलीवेबल 6 था। उसके बाद फिर रही कसर जो थी आपके इन्होंने अश्विन ने पूरी कर दी। यहाँ पर आपके बांग्लादेश ने आपके जो बांग्लादेश के बॉलर थे मुस्तफिजुर, डस्किन अहमद और आपके साकिब उल हसन, मैं एक स्टैट्स देख रहा था तो उसमें ये तीनों बॉलर 12 ओवर में सिर्फ 72-73 रन दिए हैं। और उसी ओर उल्टी ओर आपके सोरीफुल और आपके महमूद हसन, ये दोनों ने अपने अपने 4-4 ओवर में ऑलमोस्ट 80-85 रन दिया है। तो ये डिफरेंस था टीम के टोटल पे, मतलब 80-85 भी नहीं यार, 90 से ऊपर गिर दिया उन लोगों ने 8 ओवर में आपके 95 या 97 के आसपास दिया इन लोगों ने, या उससे भी ज़्यादा। मैं अगर बात करूँ तो अगर 72-73 वो दिए हैं तो ये लोग तो 110 से 105 के आसपास दिए होंगे यार। तो 110-105 रन सिर्फ 8 ओवर में इन लोगों ने दिया। तो ये आप दर्शा सकता है कि डस्किन अहमद ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है यार। जो इनिशियल स्पेल निकाला ना, उस पर तो बैट्समैन को समझ में नहीं आता। जो पहला बॉल आज उसने फेंका है केएल राहुल को, उसको तो समझ में नहीं आया कि लीव करूँ या छोड़ूँ। लास्ट मोमेंट में उन्होंने बॉल को छोड़ा है और वो विकेट कीपर के पास गई है। उसके बाद से जो भी डस्किन अहमद ने अपनी बॉलिंग की है उस पर सिर्फ बैट्समैन नाचे हैं और कुछ नहीं। बहुत रेयर ये बांग्लादेश में मैं देखता हूँ कि कोई बॉलर आता है पेसी और उसने अपने बॉलिंग पर बहुत काम किया हुआ है। पहले वो बहुत बल्की दिखता था, बहुत ही बॉडी बिल्डिंग उसकी मतलब एथलेटिक टाइप की नहीं रहती थी बॉडी बिल्डिंग, उसको लगती थी कि वो रेसलर टाइप का उसकी बॉडी बिल्डिंग थी। बट उसको अपने वेट को उसने रिड्यूस किया और एक एथलेटिज्म या एस्थेटिक बॉडी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो फिट होती है एथलेटिक्स के मतलब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के ऊपर, वो बॉडी पर वो आया है और उसने अपने बॉलिंग पर काफ़ी काम किया है। मुझे लगता है एलन डॉनर जो उनके बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने बहुत काम किया है डस्किन अहमद पर, और वो रिज़ल्ट आपको सामने दिख रहा है उसका। तो हाफ ऑफ द इनिंग्स बांग्लादेश यही सोच रही होगी कि हम ये मैच से कैसे जीतेंगे, कैसे निकलेंगे और क्या हमारा रिज़ल्ट होगा, या कौन हमारे लिए वो काम करेगा जो इंडिया के लिए केएल राहुल और विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने किया है। तो इन सब का जो जोड़ था, इन सब का जो आंसर था वो लिटन दास था। इन तीनों को पीछे करते हुए विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और आपके केएल राहुल, मतलब लिटन दास जब अपना प्राइम पे खेल रहा था वो 250 का रन स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा था बॉस। मतलब शो करता है कि बॉस ये प्लेयर को अगर आप बैकअप करोगे, ये प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस दोगे तो ये आपको कहीं पे भी बेइज्जत नहीं होने देगा किसी भी टूर्नामेंट में। जिस तरह से बांग्लादेश बेइज्जत होती है हर टूर्नामेंट में, कभी 100 पे आउट हो जाती है तो कभी 100 रन से हार रही है तो कभी 10 विकेट से हार रही है, वो ये प्लेयर नहीं होने देगा अगर आप इसको कॉन्फिडेंस दोगे तो। इसका कॉन्फिडेंस चेक कर किया गया है। मतलब मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ लिटन दास को यार। लिटन दास जब सिनारियो में आया था ना तो नंबर 6-7 पे बैटिंग करता था,
और इसको चांस नहीं मिलता था क्योंकि लोग बोलते थे यार ये विकेट कीपर हुआ करता था, और उस समय मुशफिकुर रहमान अपना प्राइम पे रहते थे, तो लोग यही बोलते थे यार मुशफिकुर को हटा करके हम इसको कैसे विकेट कीपर। तो यार विकेट कीपर नहीं खिला सकते, ऐसे बैट्समैन तो खिलाओ। कितना अच्छा बैट्समैन है यार, ये आज भी विकेट कीपिंग नहीं कर रहा है। लिटन दास आज भी एज ए प्लेयर ही खेल रहा है। विकेट कीपर तो आपका सोहन है, नूरुल हसन, सोहन। यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को मैं यही बोलूँगा यार, आपके पास इतने अच्छे अच्छे खालिद महमूद ही शायद इनके डायरेक्टर वगैरह कुछ हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए यार, किसको हमको खिलाना है, कौन हमारा प्लेयर है, किसको पिक करना है। आपने बहुत सारे प्लेयर्स गवा दिए यार इसी चक्कर में, मतलब किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया है या किसी को भी बताए। अफीफ हुसैन बहुत अच्छा प्लेयर है यार, बट पता नहीं उसके क्या है क्या नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला मैच में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत डेंजरस प्लेयर। मुसद्दक हुसैन आपका वन ऑफ द सुपरस्टार हुआ करता था अंडर 19 के टाइम ज़माने में, लेकिन उसके ऊपर उसको भी कॉन्फिडेंस गिराया जा रहा है। वो नंबर 7 का बैट्समैन थोड़ी है यार, वो नंबर 4 या 5वें नंबर का बैट्समैन है वो, जो उसने आते ही आज पहला बॉल पे 6 मारा था हार्दिक पांड्या को। वो शॉट देखिए, जब वो हार्दिक पांड्या ने उसको बोल्ड किया तो वो कितना फ्रस्ट्रेट हुआ कि उसके पास बॉलिंग ही नहीं बची है कि ज़्यादा खेलने के लिए, कि अपने आप को सर्वाइव करे, सेट करे। नहीं तो वो टाइमिंग से मारने वाला, छक्का मारने वाला प्लेयर लगता है मुझे। बहुत ही तगड़ा प्लेयर है आपका मुसद्दक हुसैन, उसको आप मौका रेगुलर दीजिए, लेकिन पता नहीं किस आपके कब किसको किसको खिलाते रहते हो, कब किसको बिठाते रहते हो, कोई अंदाज़ा नहीं मिलता। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने गलती की। और उसके बाद जो हीरो है आज के मैच का, जो अनसंग हीरो जिसको मैं बोलूँगा, वो है केएल राहुल एंड अर्शदीप, और थोड़ा बहुत मोहम्मद सामी। ये जो केएल राहुल की जो थ्रो थी, जो स्ट्रेट डायरेक्ट जाकर के लगी आपको लिटन दास को आउट करने में, मतलब कोई बॉलर वो इसी तरीके से ही आउट हो सकता था, क्योंकि कोई बॉलर में दम नहीं लग रहा था कि उसको आउट कर सके। क्या मारा है यार उसने, खींच खींच के जो लेग साइड में पुल लगाया है, जो शॉट्स खेला है उसने स्ट्रेट डाउन द विकेट, वो शॉट्स बहुत अद्भुत शॉट्स होते थे। लेकिन केएल राहुल ने जो थ्रो किया ट्रेन के बाद, जैसे ही मैच शुरू हुआ और 70-72 रन पे बांग्लादेश पहुंची ही थी, और शायद ट्रेन के बाद पहला ही ओवर मेरे ख्याल से अश्विन फेंक रहे थे, उस ओवर में डायरेक्ट हिट किया और वो लिविड था यार। मतलब उसमें शांतो को जो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए ना, वो वर्ड तक यूज़ किया होगा मैदान पर, क्योंकि वो शायद दूसरा रन की डिसाइड करने के लिए थोड़ा समय ले लिया उन्होंने, और हाना में फिर वो भागे और डायरेक्ट हिट की वजह से वो आउट हो गए। बहुत अनलक्की डिसमिसल था वो, और इंडिया के लिए बहुत ही लकी डिसमिसल हुआ, क्योंकि वहाँ से गेम चेंज हुआ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मोहम्मद सामी ने, जो उन्होंने आपका 8वां या 10वां ओवर मोहम्मद सामी ने फेंका था, जिसमें रन बहुत कम बने थे, मतलब 4 या 5 रन ही आए थे, और साकिब अल हसन को खुल करके खेलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि शांतो ऑलरेडी रन बॉल से भी बहुत, मतलब टेस्ट मैच के टाइप का बैटिंग कर रहा था शांतो। तो शांतो को अश्विन ने और पांड्या ने जो अपने ओवर में एक बाउंड्री और एक 6 लगा दिया, तो शांतो का भी जो स्ट्राइक रेट था वो ऑलमोस्ट 90-95 के पास पहुंचा तब भी। उसके बाद साकिब अल हसन को वहाँ पे चार्ज करने का कोई मौका ही नहीं मिला मोहम्मद सामी की जगह पे। तो वहाँ पे उस ओवर के बाद जो इंडिया का जो मास्टर स्ट्रोक था वो था अर्शदीप। बॉस क्या बॉलर है यार, मतलब मैं बहुत पहले से तारीफ करता हूँ अर्शदीप का कि ये आपका तीनों फॉर्मेट का बॉलर बनेगा। ये अगला जसप्रीत बुमराह है, जिस तरह से बुमराह T20 से वनडे में आया, वनडे से टेस्ट में आया, उसी तरीके से ये प्रोग्रेस करेगा। T20 से ये वनडे में आएगा और वनडे से फिर ये टेस्ट में आएगा। इसके पास सब कुछ है। आप 19वां ओवर जब शुरू होता है ना, जब पहला बॉल इसने फेंका, दूसरा बॉल फेंका, तो इसके चेहरे में उस समय, मतलब जो और कोई बॉलर होगा ना तो घबराहट होगी, टेंशन दिखेगा। ये हंस रहा है यार, ये मुस्कुरा रहा है, ये देखिए उसके चेहरे पे, मतलब ही इज जस्ट 22 ईयर्स 23 ईयर्स ओल्ड यार, और वो इस तरीके से हंस रहा है, मतलब प्रेशर को वो प्रेशर नहीं ले रहा है, इट्स जस्ट अ गेम फॉर हिम। और ये ऐसा लग रहा है कि ये हर दिन ये स्टेप का कारनामा करता है। मतलब रियली यार, आई सैल्यूट टू यू बॉस, कि आपने इस एज पे, अगर इस एज पे इतना कॉन्फिडेंस अगर किसी और को भी मिल जाए ना, तो वो बहुत आगे जाएगा, बहुत ही आगे जाएगा यार। मतलब बहुत रेयर प्लेयर्स मैंने देखा है, मतलब मैंने बड़े बड़े तुर्रम खान को बॉलर्स को देखा है यार 23-22 में, कि लास्ट ओवर फेंक रहे हैं और टेंशन में है कि कहाँ पे फेंकूं, कहाँ पे बचूं, या क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन अर्शदीप बॉस माइंड ब्लोइंग यार, मतलब
जो उसने 12वां ओवर फेंका है और अपने इनिंग का दूसरा ओवर फेंका है ना, वो ओवर जाकर देखो, उसने पूरा का पूरा मैच बदल दिया। जो अफीफ हुसैन को उसने विकेट लिया, उसके बाद उसी ओवर में साकिब अल हसन का आउट किया, वहां से इंडिया को बिलीफ आया। वरना इंडिया उस समय तक ये बिलीफ नहीं था कि हम जीत पाएंगे, बस इंतजार कर रहे थे वो कि कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, और वो कुछ अच्छा हो जाएगा जो इंतजार था वो अर्शदीप लेकर आया। और मैं इसीलिए टीम मैनेजमेंट को बहुत शाबाशी देता हूं, क्योंकि बॉस उसने उसके ऊपर क्या गुजरी है वो वही जानता है, उसके बाद भी उसको बैकअप किया गया है। तो टीम मैनेजमेंट को भी सैल्यूट है कि उसने बहुत कुछ देखा होगा अर्शदीप के ऊपर, तभी उसको खिलाया जा रहा है। और अर्शदीप आपको डिसअपॉइंट भी कभी नहीं करता है, मतलब वो हमेशा चढ़ करके बॉलिंग करना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है। जो ललक मैंने जसप्रीत बुमराह में देखा है ना, कि वो सीखता है कि कैसे करना है, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और पूरा का पूरा वो दिमाग से बॉल करता है। ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या टाइप का कि प्रिडिक्टेबल है वो, कि बाउंसर ही आएगा, वो शॉर्ट बॉल ही पटकेगा पांड्या। वो प्रिडिक्टेबल हो गया था पांड्या, इसलिए तस्कीन अहमद भी उसे मार रहा था। लेकिन अर्शदीप का क्या है कि उसके पास हर बॉल है यार, आपका स्विंगिंग यॉर्कर है, स्लोअर वंस है, बाउंसर है, हर टाइप का बॉलिंग करता है। और 22-23 साल की उम्र में अगर ये मैच्योरिटी किसी में है ना, तो वो आगे चल करके तबाही मचाएगा, ये लिख कर ले लो मेरे बात। ये बंदा आपका टेस्ट मैच में भी आपका खेलेगा, ये मैं आपको वर्ड्स देता हूं आज। तो अर्शदीप ने जो अपना जो सेकंड ओवर डाला, उसके बाद अब रोहित शर्मा का यहाँ कैप्टेंसी देखिए कि बॉस उसने वो चाहता तो चौथा ओवर सामी को दे सकता था, एक्सपीरियंस बॉलर, एक ओवर में 20 रन बचाने के लिए चाहिए, लेकिन वो वहां पर भी अर्शदीप को देता है। तो ये शो करता है कि कितना कॉन्फिडेंट है ये बंदा, और वो बंदा भी हंस रहा है। माइंड ब्लोइंग थी आज की जो विक्ट्री थी। देखिए फ्लॉज बहुत सारे थे, चाहे तो नेगेटिविटी बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के मैं गलती इसमें नहीं मानता कि हो सकता है यार किसी भी एक बैट्समैन का आज अच्छा दिन चल गया। इस तरीके के जो रन्स होते हैं वो रोज रोज नहीं बनते। किसी का बैट्समैन का एक तरफा अच्छा इनिंग चल गया, 6-7 ओवर में उसने रन खींच दिया, लेकिन वहां से जब टीम इंडिया वापस लेकर आई तो बॉस वो पूरी की पूरी विक्ट्री लेकर के ही बाहर निकले मैदान से। एक एक विकेट का सेलिब्रेशन देखिए, एक एक रन बचाने का सेलिब्रेशन देखिए, कि जो कोहली, रोहित शर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, कितने केएल राहुल आकर के समझा रहे हैं प्लेयर्स को और बैट्समैन को। तो ये जो जेलअप है ना, ये बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद इंडियन टीम को नसीब हुई है। ये तो तोड़ने वाले तो बहुत कुछ तोड़ कर गए हैं इस टीम में। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, जो पास्ट है वो पास्ट हो गया, आगे की हम बात करते हैं। तो ये जो जेलअप हुआ है टीम इंडिया, ये बहुत मुश्किल से हुआ है और इसको बने रहने देने चाहिए। चाहे कोई भी प्रेसिडेंट आए, चाहे कोई भी मैनेजमेंट आए, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो 10-10 साल, 15-15 साल तक रहते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, ये 4 साल, 5 साल, इससे ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती। तो प्लीज़, प्लेयर बहुत रेयर बनते हैं, उसको बनाइए। तो यहाँ पर फिर टीम इंडिया ने ये 5 रन से जो विक्ट्री हासिल की, माइंड ब्लोइंग थी। कुछ बहुत सारे फ्लॉज थे बांग्लादेश में यार, कि उसने टैक्टिकल एरर्स किए, प्लेयर्स को अप एंड डाउन किया, और किसको कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे नहीं भेजना है, ये सारी चीज़ें ब्लंडर्स थी साकिब अल हसन की। मेरे ख्याल से साकिब अल हसन 2022 या मैक्सिमम 2023 के वर्ल्ड कप तक की कैप्टनसी रहेंगे तो रहेंगे। बीसीबी को देखना होगा कि आगे इनके कैप्टनसी मटेरियल कौन है। अफीफ हुसैन वाइस कैप्टन है, लेकिन वो क्या अभी कैप्टनसी के लिए रेडी है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो कौन कार्यभार संभालेगा? मेरे ख्याल से तो बॉस लिटन दास को आप कैप्टनसी दे दो, वही आपका बेंटाधार करेगा और वही आपको लेगा, क्योंकि वो कैप्टनसी बनेगा ना तो अपने आप को एक सिक्योर्ड पोजीशन पे रखेगा। और उसका जो जिस तरह से दिमाग चलता है, उसका जिस तरीके से मैच में अवेयरनेस है, गेम अवेयरनेस है, किसको हिटिंग करना है, किसको रोकना है, किसको क्या करना है, ये बहुत ही तगड़ा प्लेयर है वो। आप उसे बनाइए, वो ज़रूर बनेगा। पहला मैच तो आज ये था। दूसरा मैच आपका नीदरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे एक्सपेक्टेड था कि ये मैच को जीतेगा, लेकिन नीदरलैंड कुछ और ही इरादे से उतरा था और कुछ और चीज़ से इरादे से सोचा था। लेकिन नीदरलैंड को भी मैं तारीफ़ करूंगा कि यार नीदरलैंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है यार अपने एसोसिएट मुल्क में। क्योंकि मैं हमेशा, आप मेरा पुराना वीडियो भी देखेंगे ना, तो मैं यही बोलता हूँ, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, उसके बाद आपका अफगानिस्तान, ये सब प्लेयर्स को ना, जब भी कोई कंट्री, अगर कोई कंट्री अफ्रीका ट्रैवल कर, साउथ अफ्रीका ट्रैवल करती है सपोज टूर के लिए, तो उसको एक वनडे दे दो यार। आप नामीबिया के साथ ट्राई नेशन करा दो कि नामीबिया खेल ले, या फिर जिम्बाब्वे आ जाए।
या फिर अगर कोई नेशन इंग्लैंड ट्रैवल कर रहा है तो इंग्लैंड ट्रैवल कर रहा है तो कभी उसको ट्राई नेशन खिला दिया जाए आयरलैंड के साथ, या फिर उसको मौका, इनको मौका मिलेगा ना तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी टीमें बनेंगी यार। इनको मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि ये हमेशा इनको मैच तो खेलने को मिल जाता है कि अपने आसपास के हांगकांग के साथ खेल लिया, यूएई के साथ खेल लिया, लेकिन जो बड़े मैच में बड़ा प्रेशर वाला मैच होता है ना, उनको ये स्टेप पे मिलता नहीं। और सीधा जब ये वर्ल्ड कप में खेलते हैं तो ये बहुत ही कम मार्जिन से हार जाते हैं या एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से हार जाते हैं। तो ये आईसीसी से मेरी दरखास्त है यार कि ऐसी टीमों को सपोर्ट करिए प्लीज़। ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स निकाल करके देंगे। अफगानिस्तान को मैं अभी भी बोलता हूँ उतना मौका नहीं मिलता है। अफगानिस्तान को मौका मिलेगा तो वो भी एक आध टीम को जरूर मारेगी। एक ट्राई नेशन करा लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो छोटी टीमों को एक नेशन एक मिनी वर्ल्ड कप टाइप से करा सकते हैं एसोसिएट नेशंस के। तो आईसीसी को सोचना पड़ेगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है यार कि जिस जिम्बाब्वे को पाकिस्तान जिस जिम्बाब्वे से हारा, उस जिम्बाब्वे को बांग्लादेश हरा रही है, उस जिम्बाब्वे को नीदरलैंड हरा रही है। तो मतलब आप सोचिए यार कि आपकी टीम कहाँ पर है और कैसी है। ये नीदरलैंड मतलब इसकी रैंकिंग भी नहीं होगी किसी की यार। बाबर आजम और रिजवान रैंकिंग के चक्कर में अपना तो रन बना लिए, लेकिन टीम का पूरा बेड़ा धार कर दिया यार। अच्छा खासा आपका मतलब अप्रोच मुझे नज़र नहीं आता है। जिस तरीके से आज देखो तो बांग्लादेश कैसा अप्रोच के साथ खेली है यार। अगर ये बिलीव मी, अगर ये मैच 20 ओवर का होता, बारिश उरिश नहीं होती ना, तो बहुत ही कांटेदार मैच होता ये। और ये कांटेदार बनाने का पूरा श्रेय बांग्लादेश को जाता। आप कब इस तरीके से इनिंग खेलोगे? आप कब इस तरीके से परफॉर्म करोगे? आपके फैंस मतलब झूठे तारीफें करते हैं यार। आपके फैंस और आपके जो प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं, वो पता नहीं क्या देख करके आप लोग को तारीफ करते हैं, लेकिन कोई भी आप में कोई वो बात नहीं है कि आपको देख करके लोग तारीफ करें। यूएई में आप खेल रहे थे, आप जीतते थे यार। आप वेस्ट इंडीज गए, वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज हारे हो यार। आप सीरीज नहीं हारे, ड्रॉ करा के आए हो टेस्ट मैच। श्रीलंका में टेस्ट मैच ड्रॉ कराए हो यार। ऑस्ट्रेलिया आपको सीरीज जीत कर गई है। श्रीलंका उसके बाद आपका बांग्लादेश में आप सीरीज जीते हो टेस्ट मैच। लेकिन वनडे मैच आप हारे हो, एशिया कप आप हारे हो, वर्ल्ड कप आप सेमीफाइनल में मैच हारे हो। ये चीज़ें आपको कब तक आपको ये सब चीज़ें चलेंगी यार। मतलब मेरे को ये बिलीव नहीं होता है कि टीम, हाउ कैन ए टीम सर्वाइव सो लॉन्ग फॉर विद दिस परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी नहीं है यार। अकाउंटेबिलिटी अगर होगी ना तो ये कैप्टनसी इन लोगों की कभी नजर नहीं आएगी। किस तरीके से टीम से आप हारे हो यार। मतलब जिम्बाब्वे से आप हार रहे हो, वो जिम्बाब्वे जिसको नीदरलैंड मार रही है, जिसको बांग्लादेश ने छोड़ा है अभी कुछ दिन पहले। और ऊपर से आप बयान देते हो आकर के कि यार हमारे बॉलर्स ने 10 रन एक्स्ट्रा दे दिए। 130 रन भी आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 10 रन। जब तक ये चीज़ आप करेक्ट नहीं करोगे ना, आकर के एक्सेप्ट करो ना यार कि हाँ बांग्लादेश जिम्बाब्वे ने हमसे बेटर क्रिकेट खेला है, वी डोंट डिजर्व। उसके बाद ही आप आगे बढ़ने का सोचोगे, नहीं तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप यही सोचते रहोगे कि भैया क्या बोले यार, कुदरत का निजाम है। तो कभी हो जाता है कि भैया ब्यूटी ऑफ द गेम है ये। तो कभी हो जाता है कि भैया रिजवान आकर के कि हमको अगर हम मेरे नीयत अगर ख़राब होगी तो अल्लाह ताला मुझे जलील करेगा। ये इस तरीके से बातें नहीं चलेंगी यार। क्रिकेट है ये, स्पोर्ट्स है ये, कुदरत का निजाम है, ये है वो है। तो यार कुदरत को छोड़ दो, सब कुछ कुदरत के ऊपर। आप क्या कर रहे हो फिर वहाँ बैठ करके? सकलेन मुश्ताक 45 ईयर्स का है यार, और राहुल द्रविड़ 49 ईयर्स का। देखिए किस तरह से फिटनेस है। इन्होंने इतना पेट बड़ा बड़ा कर लिया यार, बिरयानी खा करके। किसके पैसे से? सिर्फ बातें करवा लो, सिर्फ उनसे हक हलाल की बातें करवाओ तो ये बहुत चौड़े होकर घूमते हैं। परफॉर्मेंस की बात आती है तो फिर लड़के हमारे ऐसे ही हैं, ये हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भैया मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है तो ओपनर तो अच्छे हैं आपके, बॉलर तो आपके तगड़े थे, बट नहीं। अरे एक्सेप्ट करना सीखो यार कि हाँ हमारी टीम खराब है, हम अभी जेल अप कर रहे हैं, हम अभी बना रहे हैं टीम को।
कुछ हमारी गलतियों की वजह से हमारी टीम ने चलना। जब तक आप मेरिट पे लड़कों को नहीं लेकर आएंगे, जब तक कि आप परफॉर्मर को नहीं लेकर आएंगे, तब तक ये टीम नहीं सुधरने वाली। इंडियन टीम भी यही कुछ गलतियां कर रही थी पिछले सालों से। 2019 के वर्ल्ड कप में पूरा हक था यार उसको जाने का। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम यार, अंबत्ती रायडू डिजर्व था यार उस स्लॉट पे खेलने के लिए। बट आप किसको किसको जोड़ तोड़ करके लेके गए। कभी विजय शंकर चला जाता है, तो कभी आपका केदार जाधव चला जाता है। क्यों यार, आप अपने परफॉर्मर को आपको मौका देना है। वरुण चक्रवर्ती को आप लेकर चले गए 2021 के वर्ल्ड कप में। राहुल चाहर को लेकर कहाँ है अभी वो? क्यों नहीं उसको उनको दोबारा मौका मिला कभी? परफॉर्मर को लोगे, इज्जत बना के रखेगा। हर्षदीप परफॉर्म करके आया है, देखो आज आपने आपकी क्या इज्जत बना के रखा उसने। हर्षल पटेल परफॉर्म करके आया है, मोहम्मद सिराज परफॉर्म करके आया है, युजवेंद्र चहल परफॉर्म करके आया है। सामी का मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि सामी भी बोलूंगा कि आईपीएल में परफॉर्म किया था उसने, लेकिन आपने उसको साइडलाइन करके रखा हुआ था। बट जसप्रीत बुमराह एंड टाइम पर अनफिट हो गए तो उनको लाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो डिलीवर कर रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में आपको एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए होगा, वरना पिटेंगे। यहाँ पर तो कमिंस और स्टार्क पिट जा रहे हैं यार। आयरलैंड आकर के पीट रही है उनको, वो भी एक ही बैट्समैन उनका टकर, लॉर्कन टकर। इस तरीके से आप करोगे, परफॉर्मर को आप नहीं लेकर आओगे बाहर, आपका एक ही रास्ता है, बैक टू पवेलियन। परफॉर्मर को डालिए, वही आपको मैच जिताएगा, वही आपको कुछ करके देगा। वरना इनका क्या है यार, कोचेस तो आएंगे जाएंगे अपना चले जाएंगे, ये सिर्फ अपने पैसे बनाने होते हैं इनको। क्या शकील मुश्ताक उनको साथ कर रहा है कंडीशनिंग? ये का शकील मुश्ताक के कैप्टन था कोई? ये क्या था ये कि इसको आपने हेड कोच बना के रख दिया है? या ये कोई लेवल का कोचिंग कर रखा है इसने, सीख रखा है? यार कुछ सोचो, कुछ देखो, कुछ करो उसके ऊपर, तब जाकर के परफॉर्मेंस। ठीक है, एक आध में आप जब तक यूएई में खेल रहे थे आप परफॉर्म कर रहे थे। अब आपका अगले साल से सारा अवे टूर होगा, वहां पर देखिए कितना आप गिरते हो। असद शफीक आपका परफॉर्मर था, बिठा के रख दिया आपने उसको बाहर। सरफराज अहमद आपका परफॉर्मर हुआ करता था यार, कैप्टेंसी देखिए उसका कि किस लेवल की कैप्टेंसी करता था वो। बहुत रेयर ब्रीड होते हैं इस टाइप से। सरफराज अहमद आपको 2000 अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिता कर दिया यार। उसका कैप्टेंसी दिमाग उस समय से चल रहा है। स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन है वो। भले उसका लैंग्वेज आप देख लो अलग है, या इसको इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आती, लेकिन इंग्लिश किसको पढ़ी है यार? रेन एंड मार्टिन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बच्चे को थोड़ी हम लोग वो करवा रहे हैं। हमको प्लेयर चाहिए। रविंद्र जडेजा कितने सालों तक अंग्रेजी नहीं बोला यार, हिंदी में इंटरव्यू देता था वो। कोई शर्म नहीं है यार, मेरे को जो काम करना है वो उस पर मैं फोकस करूं, कि मैं ये सब चीज़ों पे फोकस करता रहूं। पता नहीं आप लोग क्या सोच करके निकाल देते हो, क्या सोच करके आप इंटर कर देते हो। शोएब मकसूद 2021 के वर्ल्ड कप में शोएब मकसूद का सिलेक्शन हुआ था, इंजर्ड हुआ या फिर शायद उसको बिठाया गया, मुझे नहीं पता। जो दोबारा टीम सिलेक्शन हुआ तो उसमें उसका नाम नहीं था, मेरे ख्याल से इंजर्ड था वो। उसके बाद से उसका टीम में कोई जगह नहीं, कोई नामो निशान नहीं। बाबर आजम बोल रहा हूँ, सॉरी, आजम खान, मोइन खान के जो सन है, 2021 में उनका नाम था, सिलेक्शन भी हुआ था वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद से वो कहाँ है, गायब, किस वजह से है, कोई अता पता नहीं। इमाद वसीम कहाँ गायब है, क्या वजह है, कोई अता पता नहीं। बैठ करके टीवी में इंटरव्यू दे रहा है वो, जिसको रियल में एक्चुअल में होना चाहिए। इमाद वसीम इन सब पिचों में खेलने का आदी है। वो आपका वो बॉलर है जो आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकता है। बट लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाली बात है, वो किसी के गुड बुक्स में नहीं आता है तो टीम से बाहर है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मर को आप डालिए, आपकी टीम कभी भी बेइज्जत नहीं होगी। अब
पाकिस्तान मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नॉकड आउट हो चुकी है, कोई मौका नहीं है कुछ भी आगे बढ़ने का। मेरे हिसाब से तो यहाँ से वो डन एंड डस्टेड हो चुके हैं। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका यहाँ से क्वालिफाई करेगी। इंडिया हो सकता है अगर वो सेकंड पोजीशन पे आती है तो वो न्यूजीलैंड, जो कि उनके टेबल टॉपर बनने का ज़्यादा चांसेस है, उनके साथ सेमीफाइनल हो सकता है। और इंग्लैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका जो जीतेगा और इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच में जो जीतेगा वो फाइनल को क्वालिफाई करेगा। मेरे हिसाब से तो ये टॉप 4 टीमें हैं। बाकी कुछ भी हो सकता है, रेन प्रिडिक्टेड है, या फिर मैच अगर गलती से अगर इंग्लैंड हार जाती है श्रीलंका से, या फिर अफगानिस्तान हरा देती है ऑस्ट्रेलिया को, तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है, जो अच्छा खेलेगा ऑन दैट गिवन डे वो जीतेगा। लेकिन एक होता है कि हाँ आप इनसे परफॉर्म का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, तो उस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि हाँ ऑस्ट्रेलिया इज़ फेवरेट अगेंस्ट अफगानिस्तान, इंग्लैंड इज़ फेवरेट अगेंस्ट श्रीलंका, न्यूजीलैंड इज़ फेवरेट अगेंस्ट आयरलैंड। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कल परसों में इस ग्रुप 1 का तो पता चल जाएगा, 6 तारीख को ग्रुप 2 का पता चल जाएगा कि कौन एडवांस कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए एपिसोड पर कुछ और मैं मैचेस के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।